आज हम लोग क्लास 10 मैथ का बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये देखो अभी और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड यहाँ देख सकते हो अति लघुत्तरीय प्रश्न भी कई सारे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यहाँ आप लोग देख सकते हो ये भी अति लघुत्तरीय प्रश्न है, बहुत सारे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ देखो लघुत्तरीय प्रश्न भी इस वीडियो में सेलेक्ट किया गया है और यहाँ देख सकते हो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी सिलेक्ट किया गया है। तो ये वीडियो आई होप कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में हो तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि इस वीडियो में से बहुत सारे नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। इस बात पर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है कि आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जाए वो आपको समझ में आ ही जाए। ओके, तो चलो फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग समझो, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। देखो लिखा क्या है, सबसे पहले ये समझो कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। युग्म मतलब जोड़ा। अब इसमें आपको बताना है कौन से सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब देखो आपके पास चार ऑप्शंस हैं। ए है यहां आपका देखो 14, 35 और बी है 31, 93 एंड सी है 18, 25 एंड डी है 32, 62। अब अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो इन चारों में से आप HCF निकालना, HCF। और आपको एक बात बता दूं, HCF आप जिसका निकालो अगर एक आ जाए वही सहअभाज्य गुणनखंड होंगे, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं होंगी। और मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो इसमें जो HCF आ रहा है वो आ रहा है 18, 25 का एक आ रहा है। तो इसीलिए इसमें जितने भी चीजें दी गई हैं उसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग देख सकते हो, आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहां आपका जो सही है 18, 25। कौन सा सही है, 18, 25। तो अब आप लोग टिक मार लो, क्या दिक्कत है, वी वाला। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आप HCF निकाल के देख लेना, HCF निकालना आता ही होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड नंबर क्वेश्चन अब आप लोग देख लो कौन सा सही है। यहाँ आपके सामने आ गया समीकरण लिखा हुआ है x+6 एंड ब्रैकेट में है x-5 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा और बहुत ज्यादा इजी है। देखो आपके पास ऑप्शन ए है 6,5, ऑप्शन बी है -5,6, ऑप्शन सी है -6,5, ऑप्शन डी है -5,6। देखो बहुत ज्यादा इजी है ये क्वेश्चन लगाने के लिए। अगर आपने पढ़ा होगा बुक में, आई होप कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो आप जानते होंगे। यहाँ एक लिखा हुआ है x+6, ठीक है, और एक लिखा हुआ है x-5 और दोनों के बराबर 0। चलो इतना तो आप समझ लिए, लेकिन यहाँ जो x+6 इक्वल टू 0 कर लो, यहाँ x बराबर -6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा और यहाँ फिर x-5 इक्वल टू 0 है और फिर इसे आप इधर पर ट्रांसफर करोगे तो ये x बराबर 5 मिल जाएगा। यानी कि एक क्या मिला, एक मिला आपको -6 और एक क्या मिला -5। यानी कि अगर यहाँ बताया जाए तो यहाँ -6,5 होगा। तो अगर आपको देखो मैं सॉल्व करके इसलिए बता रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में आप तुरंत बता दो क्या होगा। तो यहाँ -6,5 होगा। अब अगर मैं इसे ऐसा ही टिक मार देता तो आपको समझ में आता, बिल्कुल नहीं आता, इसीलिए मैं आपको समझा कर बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लो। यहां पढ़ो, लिखा हुआ है द्विघात समीकरण। एक आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है, समीकरण है 3x² - 4x इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल होगा। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 4/3 और ऑप्शन सी है -4/3 एंड ऑप्शन डी है 3/4। अब अगर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा निकाला कैसे जाता है। देखो यहाँ गुणनफल लिखा हुआ है, तो मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, मैंने पूरा सूत्र जब पढ़ा रहा था तो आपको बताया था। मूलों का गुणनफल, देखो मूलों का जो गुणनफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, मैं आपको आज फिर से बता देता हूं। जो अचर पद है, यानी कि अचर पद लिख लो ऊपर और बटे में आपको लिखना है x² का गुणांक। अब भाई अचर पद जो भी हो ये आपके चर पद हैं ये दोनों, लेकिन ये जो आपका है अचर पद है, यानी कि 0 और बटे अचर पद में है 3
और अगर आप 0 में 3 से भाग दोगे तो यहाँ 0 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ मूलों का गुणनफल का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा 0। तो यहाँ से मैं आपको सब कुछ क्लियर करा देता हूँ, सब कुछ आपको समझ में भी आना चाहिए। कोई भी दिक्कत हो आप लोग बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा लेकिन बहुत इजी भी है। लिखा हुआ है चित्र आपका एबीसी यानी कि त्रिभुज एबीसी यानी कि त्रिभुज एबीसी, ठीक है। और एईएफ, ए ई ये यहाँ है, ई यहाँ है और एफ यहाँ है, तो ये भी एक ट्रायंगल ही बनेगा ऐसे, ठीक है। 3 भुजाएं हैं ना, तो ये भी एक ट्रायंगल ही बनेगा, त्रिभुज है। तो यहाँ कोण एईएफ यानी कि कोण ये ईएफ तो बराबर होगा, अगर यहाँ कोण ये ईएफ है और ये आपका समरूप त्रिभुज है तो यहाँ जो ए वी सी होगा ये भी बराबर होगा, ये जो है ये इनके बराबर होंगे। तो यहाँ जो त्रिभुज कोण ए बी सी है वो बराबर होंगे। तो यहाँ आपका कौन सा सही होगा आप लोग ही बता दो, क्या दिक्कत है, बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ कोण ए बी सी, तो यहाँ आपको चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। देखो हर एक क्वेश्चन आपको समझना है, सब कुछ अच्छे से समझना है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और बोर्ड एग्जाम का टॉपर आप लोगों को ही बनना है, ठीक है। तो आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा एंड पैसेज भी पढ़ाऊंगा और इसमें मैथ में लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। केवल आप लोग करो क्या, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, पूरे स्टूडेंट को शेयर कर दो ताकि वो हमारे साथ जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सके और अच्छे से अच्छे आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक है। यहाँ देखो प्रश्न नंबर 5 है, यहाँ लिखा हुआ यदि 2 समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। एक बात याद रखना, जो भुजाओं की संगत, जो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। देखो यहाँ आपको समझना है, यहाँ किसके, देखो ये जो है इसका क्षेत्रफल जो होता है इनका वर्ग के बराबर होता है, कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। अब यहाँ सीधा सा फंडा क्या है, यहाँ लिखो ए है 2 एंड रेशियो 3 एंड वी है, वैसा भी मैं आपको हिंदी में बता 3:2 एंड सी है 4:9 एंड डी है 9:4। अब अगर आपको नहीं पता तो एक मैं आपको ट्रिक बता दूं, मैंने बताया इसका वर्ग कर लो सीधा आपका निकल आएगा। यानी कि यहाँ लिखा गया है 2 एंड ये ऐसे लिखा हुआ है 3, लेकिन हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2/3 और इसका आप वर्ग कर लो यानी कि 4, यानी कि 2 दूनी 4 और 3 का वर्ग को 9 यानी कि 4:9, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 4:9 आपका सही है, यहाँ जहां भी हो ये देखो 4:9। तो देखो थोड़े आप ट्रिक भी देखो, ट्रिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप सही से ट्रिक लगा दोगे तो आपको हमेशा याद भी रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लिखा हुआ है बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी होगी। बहुत ज्यादा इजी है, यहां आपको कुछ करना नहीं है। यहां एक बात याद रखना, x अक्ष से दूरी होगी, तो x अक्ष से दूरी जो होता है यानी कि x अक्ष से हमें दूरी ज्ञात करना है, तो x अक्ष से दूरी जो होता है, x अक्ष से दूरी वो बराबर होता है y का निर्देशांक, y का निर्देशांक, y का निर्देशांक। अब अगर आपको माइंड है तो आप लोग बता दोगे, ये है x का निर्देशांक एंड ये है y का निर्देशांक। तो y का कितना है 4, यानी कि इसकी जो x अच्छे से दूरी होगी वो 4 होगी, ठीक है। 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आप लोग देखो बहुत इजी है, अगर यहाँ x अच्छे से पूछे तो आपको ये वाला निर्देशांक ले लेना है जो x वाला y वाला है और आपका वही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ आपके कई सारे ऑप्शन हैं, 3 है, -3 है, 4 है, 3 है, तो यहाँ आपका ये आप 5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 3 2 बार हो गया, तो यहाँ आपका यही सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे अब आ जाएं, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी है, इसको भी मैं आपको समझा कर बता दूंगा। देखो यहाँ लिखा क्या है, लिखा हुआ है बिंदुओं -2,6 एंड और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है और वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक का एक सूत्र बताया था, क्या बताया था, सूत्र। अगर आपको सूत्र नहीं पता है तो फिर नहीं लगेगा। सूत्र आप लोग पढ़ लो, जितना मैंने पढ़ाया है उन सबको पढ़ लो अच्छे से, फिर आपका ये सवाल चुटकियों में लग जाएगा। देखो यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ आपका 2 पद हैं 1 2, यानी कि x1 प्लस x2 बटे 2। देखो यहाँ अगर 3 करते x1 प्लस x2 प्लस x3 तो नीचे 3 कर देते, यहाँ कामा लगाओ y1 कामा y2 बटे 2। अब देखो बहुत इजी है, कॉमा मैंने लगा दिया। अब यहाँ x1 ये है, यहाँ y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, ठीक है। समझना बहुत इजी, मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। यहाँ x1 कितना है -2 है और x2 कितना है -2 है। चलो ये भी 2 हो गया।
एंड यहाँ y1 कितना है 6 है एंड प्लस ये 10 है बटे 2। अब समझना यहाँ आपका -4 हो जाएगा बटे 2 एंड यहाँ कॉमा लगाना, यहाँ आपका 16 हो जाएगा बटे 2, यहाँ आपका कट जाएगा और ये आएगा -2 एंड कॉमा 8। तो यही आपका निर्देशांक हो जाएगा -2, 8। कहीं भी लिखा हो वही आपका सही हो जाएगा -2, 8। तो ये आपका सही है। तो ऐसे में अगर आप थोड़ा सॉल्व करके लगाओगे तो आपको ऑटोमेटिक बोर्ड एग्जाम के बाद भी याद रहेगा। ये सवाल होता है, देखो जितना आप लिख लिख कर याद करते हो उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। ये एक ट्रिक है स्टूडेंट को अच्छा बनाने के लिए, यानी कि टॉपर बनाने के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है। ठीक है, अगला देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का सरलतम मान होगा। अब अगर आप लोग सोच रहे हो कैसे सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन क्या क्या है देखो, ए लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, बी लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा, सी लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा, डी लिखा हुआ है 1। अब आपको मैं बता दूं इसका मान वैसे आप लोग समझ लो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ आप पहले इसे लिख लो क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो अगर आपको पता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा पर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है टेन थीटा, और उसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। और यहाँ आपका साइन थीटा वैसे ही लिख दूं, और यहाँ सेक थीटा किसके बराबर होता है 1/cos थीटा के। अब भैया देखो यहाँ से साइन कट गया, कॉस कट गया, और ये किसके बराबर आ गया 1 की। तो यहाँ से एक आंसर हो जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आप सीधा 1 पर आंसर हो जाएगा, 1 वाला आपका सही है। देखो अगर आप थोड़ा सा माइंड अपना लगाते हो अच्छे से, ठीक है, तो आपको ये इजी लगेगा, बहुत ज्यादा इजी है ये सारे क्वेश्चंस। और आप अगर थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको ये भी इजी लगेगा। देखो यहाँ अब देखो बहुत इजी है, अगर आप इसे समझो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के समझो। लिखा हुआ यदि एक वृत्त का परिमाप यानी कि परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, संख्या के रूप में बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ परिमाप और ये बराबर है, यानी कि परिमाप और क्षेत्रफल को हमें बराबर कर देना है, और अगर आप बराबर कर दोगे तो वहां से आपको वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। ओके, तो यहां मैं आपको समझा देता हूं। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि वृत्त का परिमाप यानी कि वृत्त का परिमाप, आप वृत्त का परिमाप बराबर क्या लिखोगे, देखो वृत्त का परिमाप को आपको लिखना है बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। देखो यहां सीधा लिखा हुआ है वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। तो अब आप दोनों को मैं बराबर दिखा रहा हूं ना, वृत्त का क्षेत्रफल। देखो मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप समझो यहां इसका जो होता है सूत्र 2πr होता है, केवल 2πr, और इसका होता है केवल πr स्क्वायर, ये 2u नहीं होता इसमें। अब आपको समझने की बारी आ गई। तो यहां से 2 तो वैसे ही रहेगा, पाई से पाई काट दिया, आर से एक आर कटा है, तो यहां एक आर है, तो यहां आर का मान क्या आया 2 मात्रक। तो क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन समझो पहले फिर आप सॉल्व ऑटोमेटिक कर दोगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ ही गया होगा। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा, छोटा मोटा क्वेश्चन है, और आप लोगों को अगर दिक्कत हो तो वैसे मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन यहाँ ऑब्जेक्टिव ही है, देख लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये देखो इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, आप खुद दिमाग लगाकर बताना, ठीक है। अगर आप अच्छे से बताओगे तो फिर आपका सही भी जाएगा। देखो लिखा क्या है पहले आप समझो, यहाँ लिखा क्या है, लिखा हुआ एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन क्या होगा, नई आकृति का आयतन क्या होगा। देखो एक ठोस है को आकृति से दूसरी आकृति में परिवर्तित कर दिया, रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा कि पहले की समान रहेगा या घटेगा या फिर 2 गुना। देखो बच्चा पार्टी, अगर उसमें 2 किलो मतलब लोहा है तो 2 ही किलो रहेगा, चाहे उसको बेलन से आप चाहे बेलन से क्या बना दो, शंकु बना दो, या बेलन से कुछ भी बना दो, वो पहले जैसा ही रहेगा, पहले के समान ही रहेगा, ये याद रखना। यहां से मैंने आपको 10 जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिया। अब आती है बारी अतलग उत्तरीय प्रश्नों की। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, और हाँ आप नोट जरूर बना लेना, एक नोट्स या सीक्रेट नोट्स बनाओ, क्योंकि मैं आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कर रहा हूं। उन नोट्स में मॉडल पेपर को सॉल्व करो, फिर यहां से आप जितने क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं उसे सॉल्व करो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो हमारे पास कमेंट करो, मैं आपके लिए जरूर वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अब अगर इससे भी ज्यादा कहीं आपको देखो इससे भी ज्यादा अच्छे से नहीं मिलेगा
मिलेगा कहीं, तो इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ो। आपके पास समय है पढ़ने का तो आप पढ़ सकते हो। अब जिसका समय निकल चुका वो नहीं पढ़ सकता। अब जो 45 साल का है वो सोचे मैं क्लास 10th में पढ़ लूँ तो पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता। मैं खुद अब क्लास 10th में नहीं पढ़ सकता, मैं भी सोच रहा हूँ यार फिर से क्लास 10 पढ़ लूँ, तो कैसे पढ़ूंगा, क्योंकि हमारी उम्र जा चुकी है। तो अब आपका उम्र है, आप अच्छे से पढ़ो, आप लोग अपना टॉपर बनो, अच्छे से अपने माता पिता का नाम रोशन करो। यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समझो अतलग उत्तरीय का। एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है और जिसकी लंबाई चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का अर्थ है कि उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो ये अतलग उत्तरीय का प्रश्न है और इतना बड़ा अतलग उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। सोचो कोई छोटे क्वेश्चन आपको नहीं देगा बोर्ड एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन देगा, बड़ा क्वेश्चन देगा, जिसमें स्टूडेंट का मूड घूम जाए। ठीक है, यहां लिखा गया है। अब इतना छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अतलग उत्तरीय के लिए काफी बड़ा क्वेश्चन है। अतलग उत्तरीय में छोटा छोटा क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन हाँ ये अतलग उत्तरीय में ही पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले विमाएं ज्ञात करना है। तो माना बाग की, देखो विमाएं मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। तो बाग की लंबाई आप मान लो, लंबाई मैंने x मान लिया, x मीटर मान लो, और चौड़ाई y मीटर है, y मीटर है। चलो मैंने बाग की लंबाई और चौड़ाई मान ली, x मीटर y मीटर। अब आपको पता है बाग का अर्ध परिमाप, क्या पता है? बाग का अर्ध परिमाप भैया दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है। बाग का ये ऊपर लिखा हुआ है, ये देख लो, बाग का अर्ध परिमाप, यानी कि बाग का जो अर्ध परिमाप दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 36 मीटर दिया हुआ है। नहीं, हाँ 36 मीटर है क्या? हाँ 36 मीटर है, तो 36 मीटर दिया हुआ है। अब आप बात याद रखना, बाग के अर्ध परिमाप में जो होता है वो लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि लंबाई एंड प्लस चौड़ाई इक्वल टू 36 मीटर। ये आपको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब समझो आगे। अब ये आपको मिल गया समीकरण नंबर फर्स्ट। चलो सब कुछ समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये फिर इसके आगे क्या कह रहा है? जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो अगर हमें बराबर करना है दोनों को तो क्या करना पड़ेगा? हमें लंबाई ऐसा लिखना पड़ेगा और चौड़ाई, ये लंबाई ऐसे बराबर लगाओ, चौड़ाई में आपको y में 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों को बराबर करना है, इक्वल करना है। ठीक है, अब यहाँ x और इसे मैं इधर पक्षांतर करता हूँ, y बराबर 4। ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2। देखो ध्यान से समझो, यहां मैंने कहा है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। अब लंबाई जो है 4 अधिक है तो हमें इधर जब मतलब 4 जोड़ेंगे तब तो बराबर होगा। तो मैंने इधर 4 जोड़ा है इसके बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए। तो यह हमें मिल गया समीकरण नंबर 2। अब यहां से क्या है यार, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ दो। समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, और अगर आप जोड़ दोगे तो फिर आपका पूरा मिल जाएगा जो मिलना था। देखो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, एंड यहाँ दूसरा में x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। यहाँ आप काट दो, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2x इक्वल टू ये 40 आ जाएगा। 40 आने के बाद हम इसे x बराबर 20 कर लेंगे मीटर, यानी कि x का मान आया 20 मीटर। समझना, यहाँ x का मान 20 मीटर, यानी कि अब आप समझ लो कि ये लंबाई 20 मीटर आया तो चौड़ाई से 4 कम होगा, क्योंकि यहाँ सीधा कहा गया कि लंबाई से 4 कम है चौड़ाई। तो अभी आप देख लेना, चाहे आपके सामने उत्तर आ जाएगा, क्योंकि हमें लंबाई से 4 मीटर कम ही चौड़ाई चाहिए अकॉर्डिंग टू सवाल। ठीक है, यहाँ समीकरण 1 में x का मान रखने पर, आप समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 आपका है x प्लस 36, x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब x का मान हमारा 20 है, प्लस y इक्वल टू 36, एंड यहाँ y में से आप 36 में से 20 घटा लो और y बराबर 16। मैंने कहा नहीं कि उस मीटर, मैंने यही बताया कि ये लंबाई आपका 20 आएगा तो चौड़ाई 16 ही आएगा। यहां से लंबाई और चौड़ाई आपको दोनों पता चल गई। बाग की लंबाई कितनी है, बाग की चौड़ाई कितनी है? बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर,
यहाँ बाघ की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई कितना है, बाघ की चौड़ाई बराबर 16 मीटर। यहाँ से बाघ की चौड़ाई और बाघ की लंबाई दोनों पता चल गया। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन होना जरूर बताना, ठीक है। यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन लग चुका है। तो आई होप कि आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको जल्दी से समझा दिया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आप लोग एनसीईआरटी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा आप ध्यान से समझना, कोई आप लोग जल्दी मत करना, ठीक है। अच्छे से समझो, सब कुछ मैं आपको समझा रहा हूं। पढ़ लो पहले ये क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको समझाऊंगा, तो ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यहां लिखा क्या है, के का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको पता है कि हमें के का मान ही ज्ञात करना है, और के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु ए 2,3 है, वी जो है 4, है और सी जो है 6, -3 है, तो संरेखीय है। अगर संरेखीय होंगे तो के का मान 0 आएगा, अगर संरेखीय नहीं होंगे तो के का मान 0 नहीं आएगा। ओके ओके, तो अब हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आपको समझना है, आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पता होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बताता चलता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2, ठीक है। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दो x1 एंड आपको अंदर लिखना है y2 माइनस y3, फिर आपको प्लस लगाना है x2 एंड y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 एंड y1 माइनस y2, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है। अब यहाँ आपको पता है ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है एंड ये y1 है, ये y2 है एंड ये y3 है। ये आपको इतना पता है, इतना आपको पता है कि नहीं पता है? पता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पहला जो होता है x1 x2 x3, आगे वाले x1 x3 है और पीछे वाला y1 y2 y3 है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब आपके सामने आ गया मान रखने का प्रोसेस, तो मान आप रख दो, क्या दिक्कत है। यहाँ आप 1/2 है ही, x1 का मान आपको पता ही है, x1 का मान है 2 एंड y2 का मान कितना है, ये k है, ठीक है। k एंड प्लस है ना, हाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि y3 का मान है -3 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3, बस इतना सा आपको समझना था। यहाँ x2 का मान है ये 4, ठीक है। एंड y3 का मान देख लो, ये y3 का मान कितना है -3 एंड y1 का मान देख लो +3 है, लेकिन ये आगे वाला माइनस है। प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान आप देख लो 6 है, ठीक है 6। अब देखो यहाँ y1 का मान है कितना, ये y1 है 3 एंड y2 का मान है k, ओके बराबर 0। अब आपको मैं समझाता हूं, यहां आपको 1/2 ही रखना है। अब देखो यहां आपको करना क्या है, यहां अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा समझना है। यहां अब आपका बचेगा क्या, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ इसमें 2 से गुणा होगा 2k एंड प्लस ये हो जाएगा 6 एंड प्लस ये देखो ये है 4 और ये है -6 हो जाएगा, और यहाँ माइनस लगा लो, क्योंकि ये माइनस देखो ये जुड़ जाएगा, यानी कि 3 3 6 और 6 चौके 24, ठीक है ये मिल गया। एंड प्लस आपका ये 24 हो गया, ठीक है। नहीं 6 3 18 हो जाएगा, देखो 6 3 18 एंड -6k। अब आपको एक बात समझना है, यहाँ देखो यहाँ आपको समझना क्या है 1/2। अब देखो यहाँ मैंने इस 6k में से 2k घटा लिया तो कितना बचेगा, 6k में से मैंने 2k घटा लिया तो -4k बचेगा, क्योंकि ये जो है ये बड़ा है, ठीक है, और इसीलिए इसका चिन्ह लिया जाएगा। अब यहाँ देखो 18 6 24, तो +24 ये हो जाएंगे और -24, यानी कि ये सारे आपके +24 एक हो जाएंगे, एक -24, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कट और यहाँ बचेगा केवल 1/2 एंड ये बचेगा -4k। अब बराबर 0 है। चलो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये आगे वाले जितने भी बराबर हैं ये सारे हटा लो, ठीक है। अब देखो ये आपको बगल में बराबर लगा है। अब देखो यहाँ, अब आप देखो यहाँ जब सब आप k का मान ज्ञात होगे तो यहाँ 0 आएगा, तो ये आपका 0 आ गया, तो k का अभिनिष्ट मान 0 होगा, ये आप याद रखना। यहाँ k का मान कितना होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ, यदि tan 2a = cot a -18 डिग्री है, तो 2a का न्यून कोण, ठीक है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान से समझना, मैं आपको सब कुछ समझाते चलूंगा, ठीक है। देखो लिखा क्या है, सबसे पहले आप ये समझो, यहां लिखा है, पहले दिया है क्या, दिया है देखो यहाँ tan²
tan स्क्वायर दिया नहीं यार, सॉरी, tan 2a है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, और हमें a का मान दिया 2a का मान, यानी कि 2a जो है वो न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलो भाई बहुत इजी है नहीं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। यहां समझो, जो tan 2a लिखा हुआ है इसे हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, यानी कि 2a। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो इसी के बराबर हो जाएगा। और इसे भी हम लोग ये आपका है ही cot a माइनस 18, ये cot से cot जाएगा, कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। अब हमें मिलेगा क्या, यहाँ आप आ जाओ, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ आपका बचेगा 90 माइनस 2a एंड बराबर बचेगा a माइनस 18। आप इस 2a को इधर पक्षांतर को देखो 90, और मैं इसे 18 को इधर पक्षांतर कर लेता हूँ, और मैं a है और प्लस 2a है, ठीक है। अब देखो यहाँ 3a हो जाएगा, एंड इसे अगर आप जोड़ोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जोड़ लो, 108 के बराबर हो जाएगा, 108 डिग्री। और a बराबर 108/3 एंड a बराबर आपका हो जाएगा 36 डिग्री। बस भाई इसमें है कुछ नहीं, आंसर हो जाएगा 36 डिग्री। यहां से मुझे a का मान ही ज्ञात करना था, तो a का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो a का मान हम लोगों ने यहां से ये देखो ज्ञात कर लिया, a का मान हमें 36 डिग्री मिलेगा। तो ये थे हमारे अतिलघुत्तरीय प्रश्न जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, वो मैंने देखा था। अब बारी आती है लघु उत्तरीय प्रश्नों की। लघु उत्तरीय प्रश्न ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वीडियो को लास्ट तक देखना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपके लिए ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को टॉपर बनाना है। और आप लोग यार वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी कितना पहुंचाना है आप लोग खुद गेस कर लो, ठीक है। अगला हमारा टारगेट कितना सब्सक्राइबर का है। तो यहाँ हमारा देखो ये है लघु उत्तरीय प्रश्न, लिखा है भूमि से 60 मीटर। देखो अगर आप पढ़े भी हो तो भी देखना, मैं आपको बहुत बेसिक चीज बताऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है या उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने थोड़ा सा अभी लिखा है और चित्र भी थोड़ा सा बनाया नहीं है, अभी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। ओके, तो फिर आ जाओ हम लोग समझ लेते हैं। देखो आपको समझना है अच्छे से, क्योंकि अगर आप अच्छे से समझोगे तो फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा भी लगेगा। देखो यहां मैंने पहले चित्र में आपको समझा दूं, चित्र मैंने अभी पूरा नहीं बनाया है। सबसे पहले मैं एक चीज में आपको, सब कुछ चित्र में ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो ये है भूमि, ये है भूमि, और भूमि पे एक पतंग उड़ रहा है 60 मीटर की दूरी पर, सीधा लिखा हुआ है। तो यहां से एक पतंग देखो 60 मीटर की दूरी पर उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो अब आपको समझना क्या है, मैं इसे ए नाम दे देता हूं, इसे मैं वी, यहाँ वी पर उड़ रहा है, इसे मैं सी नाम दे देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डोरी कैसी है, बिल्कुल तनी है, तनी हुई डोरी है। चलो ये बिल्कुल तनी हुई है। अब यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ आपका 60 डिग्री पर झुका हुआ है, 60 डिग्री पर मैंने झुका दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, आपको पता है हमें क्या ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है डोरी की लंबाई, यानी कि जो तनी हुई डोरी है इसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है। ओके, ज्ञात हो जाएगा या फिर नहीं ये तो आपको भी पता चल जाएगा। ये है आपका कर्ण, ठीक है, और ये आपका है लंब। कर्ण बटे लंब आपका किसका सूत्र है, पहले आप ये देख लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो कोई दिक्कत नहीं, लंब बटे कर्ण हम लोग सूत्र अप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखो क्या है, यहाँ BC कितना है, BC 60 मीटर है। यहाँ देखो V एंड C कितना है, 60 मीटर है, ठीक है। एंड ऊंचाई पर एक पतंग V उड़ रहा है, यहाँ इतनी ऊंचाई पर एक पतंग V उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग V उड़ रहा है। यह पतंग B से 36 भूमि पर स्थित एक बिंदु A से तनी हुई डोरी AV द्वारा संयोजित है। डोरी AV का भूमि से 60 डिग्री का कोण, यानी कि यहाँ कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं, अगर आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप ले लो त्रिभुज। त्रिभुज आपको लेना है, तब समकोण त्रिभुज आपको एक ले लेना है। आपका समकोण त्रिभुज बन भी गया है, इसमें समकोण त्रिभुज AVC में
एबीसी में देखो, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी, ठीक है। अब बहुत अच्छा चीज ये आ गया है कि आप साइन थीटा बराबर आप जानते होंगे, क्योंकि साइन थीटा का अगर आपको मान नहीं पता है, साइन ए जो होता है वो बराबर क्या होता है, लंब, यानी कि वीसी। यहाँ वीसी लंब है, देख लो, तो यहाँ वीसी और कर्ण कितना है, एवी, एवी। अब यहाँ देखो ये साइन 60 डिग्री दिया हुआ है, साइन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, एंड ये दिया हुआ है 60 इसका मान, और इसका मान है ए वी, हमें ज्ञात करना है। देखो ए वी अभी आपका ज्ञात हो जाएगा, ए वी हमें तनी हुई दूरी ज्ञात करना है, कि लंबाई ज्ञात करना है। तो अब देखो यहाँ आपका इसका मान होता है √3/2, और ये होता है 60, और ये आपका ए वी ज्ञात करना है, ठीक है। अब वैसे तो ज्ञात हो गया, समझो ए वी बराबर 60 दूनाई 120, 120 आएगा, एंड यहाँ √3 आएगा। 120/√3, इसका प्रमेयीकरण कर लो, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 120 √3/3, और 3 से कटोगे तो आपका ए बी बराबर 40 √3 मीटर आएगा। देखो अगर आपको इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आया, वो तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। 40 √3 इसका सही आंसर होगा मीटर में। अब मैं आपको आई होप कि समझ में आ भी गया होगा। अगर समझाने की दोबारा बात है तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। मैंने किया क्या है, यहाँ लंब बटे कर्ण का एक सूत्र लगाया है साइन थीटा का, और ये लंब 60 डिग्री है और ये कर्ण तनी हुई दूरी है, और हमें इसकी ही लंबाई ज्ञात करनी है। फिर मैंने साइन 60 डिग्री इक्वल टू ये हो गया, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, एंड 60 बटे ए बी, और ए बी का मान यहाँ से ज्ञात हो गया। ये था हमारा लघुत्तरीय प्रश्न। और भी आपको लघुत्तरीय प्रश्न और वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा। अब हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, और आपसे रिक्वेस्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में अब की बार यही आए, पक्का है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 6 मार्क तुरंत पक्का हो जाएगा, एनसीईआरटी का है। देखो लिखा हुआ, एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अब छोटी भुजा क्या है, छोटी भुजा को हम लोग मान लेंगे, ठीक है। अधिक लंबा है यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है, तो यहाँ हर जगह छोटी भुजा से बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है, फिर भी छोटी भुजा को हमें मानना पड़ेगा। तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें दो चीजें पता है। एक तो मैं आपको समझा दूं चित्र से। एक आयताकार खेत है, यानी कि मैं एक आयत सबसे पहले बना लेता हूं, ये आयत है, और यहां मैं एक विकर्ण खींच देता हूं। ये विकर्ण आप ऐसे ही खींच लो, ये विकर्ण है, ठीक है, समझ में आया। अब आपको पता है कि यहाँ एवी जो है, एवी ये छोटी भुजा है। क्या है, छोटी भुजा, यानी कि माना, सबसे पहले मैं यहां मान लेता हूं। देखो अभी आपको नहीं समझ में आया, मैं आपको समझा देता हूं। माना छोटी भुजा या फिर मैदान ए बी सी डी मैंने खींचा है, ए बी सी डी की छोटी भुजा, और छोटी भुजा को मैंने ए वी माना है। ए वी इक्वल टू मैं x मीटर मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, x मीटर, ठीक है, x मीटर मैंने मान लिया। यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ x मीटर, ये बराबर है। अब x मीटर मैं इसे मान लिया ए बी को। फिर आप सवाल में पूछूं, उसकी छोटी भुजा से, जो इसका मैदान का विकर्ण है, उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो ये छोटी भुजा x है, और x से विकर्ण 60 मीटर अधिक है। फिर आप समझो, फिर यहाँ देखो, यदि उसकी बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 अधिक है, यानी कि ये जो बड़ी भुजा है ये छोटी भुजा से 30 ही अधिक है। बस सब कुछ तो निकल आया यार। ये v एंड c यहाँ नाम दे दो, इसे d नाम दे दो। बस यहाँ x + 60 है, यहाँ x + 30 है, यहाँ x है। अब आपको करना क्या है, इसमें क्या आपको नहीं समझ में आया। बड़ी भुजा आपका यहाँ कितना है, छोटी भुजा आपका इतना है, और बड़ी भुजा आपका कितना पता चला, बड़ी भुजा आपका कितना है, देख लो भाई। बड़ी भुजा है वी सी, वो है x + 30 मीटर, ये बड़ी भुजा है। अगर आप छोटी भुजा x का मान ज्ञात कर लो तो सब कुछ आपका ज्ञात हो जाएगा, परिमाप भी ज्ञात हो जाएगा, सब कुछ। तो फिर हम लोग, और विकर्ण कितना है, विकर्ण आपको पता चल गया, तथा विकर्ण क्या है इसमें, ये a एंड c इक्वल टू x + 60 मीटर, ये है विकर्ण। विकर्ण भी आपको पता चल गया। अब आप भैया समकोण त्रिभुज एक देख लो। समकोण त्रिभुज में आपको दिखाता हूं, त्रिभुज ए बी सी में
ये यहाँ है, ये यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, एक समकोण त्रिभुज बन गया। मैं ए बी सी लिख दूं, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या बताता है, कर्ण का वर्ग यानी कि AC यहाँ है कर्ण, तो AC का वर्ग जो है वो बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्ग के, यानी कि AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। हर जगह मान रखना है। AC का वर्ग जो है x प्लस 60 है, x प्लस 60 का स्क्वायर कर लो, बराबर यहाँ छोटी भुजा x स्क्वायर कर लो, एंड यहाँ है x प्लस 30 का वर्ग। अब आपके हैंड में है, अब आपका अगर मैथमेटिक्स तेज है तो फिर आप लगा लोगे तुरंत। देखो यहाँ x प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाओ, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस यानी कि ए स्क्वायर प्लस यहाँ बी स्क्वायर का हो जाएगा 60 का वर्ग करोगे 3600 एंड प्लस 2ab यानी कि 2x, नहीं x आप रखोगे लेकिन b यहाँ ज़्यादा है, यानी कि 120x हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ बराबर लगाओ यार, सॉरी बराबर लगाओ, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसे अगर आप खोलोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 30 का वर्ग करोगे 900 प्लस 60x, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ हो जाएगा, देखो यहाँ से एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अब यहाँ बचेगा केवल एक एक्स स्क्वायर, और 120x में से 60x घटेगा तो ओनली कितना बचेगा, कितना बचेगा, चलो हम लोग घटाते हैं, 60x बचेगा। देखो इधर से x से x कट गया, लेकिन ये x प्लस स्क्वायर है, यानी कि इधर हम अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। और ये आपका प्लस रहेगा, इधर हो जाएगा 60x, एंड ये आपका 3600 में से 900 घटेगा तो फिर कितना हो जाएगा, 2700 होगा, आई होप, हाँ प्लस 2700 बराबर 0। लेकिन जब हम इन सबको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर जो है वो प्लस में हो जाएगा, माइनस में है, और ये जो प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, और ये जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, अब बराबर 0। देखो मैंने इसलिए समझाया कि इसे हमें माइनस में नहीं रखना है, प्लस में करना है, तो हम इस चीज़ को, जो ये समीकरण है, इस चीज़ को मैंने इधर ट्रांसफर कर लिया, तो इधर ट्रांसफर करोगे तो ये सारी ऐसी हो जाएंगी। अब यहाँ करना क्या है, जोड़ने घटाने पर 60 और गुणा करने पर 2700, तो बहुत इजी है, क्योंकि आप सोचो अगर हम 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा, और 9 तेया 9 दूनी 18 9 त्रिक 27, ठीक है, ऐसा सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 90 में से आप 30 घटा लो, या फिर आप 90 में से आप 30 ही घटाओ, अच्छा रहेगा, ठीक है। 30x माइनस 2700 बराबर 0। अब देखो यहाँ आप एक्स स्क्वायर माइनस 90x एंड प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0, यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस 90, और यहाँ से प्लस 30 कॉमन ले लो, x माइनस 90, ये भी बचेगा। यहाँ से x प्लस 30 एक आएगा, x माइनस 90 एक आएगा, और यहाँ x प्लस 30 यहाँ बराबर 0 कर लो, x प्लस 30 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस 30, और यहाँ दूसरा समझो x माइनस 90 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर 90 हो जाएगा। ये याद रखना कि जो ये 90 आया है यही सही है, क्योंकि ये आपका जो आया है माइनस 30 ये अमान्य है, इसका कोई मान्य नहीं है, अमान्य है, ठीक है, इसलिए इसका कोई मान नहीं। अब यहाँ से हमें x का मान कितना मिला, समझ में आया, x का मान हमें मिला 90। अब हमें बड़ी भुजा का मान अगर याद करना है, बड़ी भुजा यानी कि x का मान, यानी कि AB का मान हमें मिल गया, AB का मान हमें 90 मीटर मिला, यानी कि छोटी भुजा हमें 90 मीटर मिला, तो बड़ी भुजा हमारा था कितना, यहाँ देखो बड़ी भुजा हमारा था BC, और BC यानी कि BC में अगर आप 90 में 30 जोड़ दो यानी कि 120 हो जाएगा, 120 मीटर। हमें बड़ी भुजा और छोटी भुजा तो मिल गई, लेकिन हमें बड़ी भुजा और छोटी भुजा नहीं ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था मैदान का परिमाप। और परिमाप जो होता है, यानी कि मैदान का परिमाप या फिर आयत में बना हुआ है तो आयत का परिमाप या फिर मैदान का परिमाप, मैदान का परिमाप। देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ये होता है मैदान का परिमाप जो होता है वो 2 गुणे छोटी भुजा यानी कि आपकी लंबाई प्लस चौड़ाई कर लो, यानी कि छोटी भुजा आप मान लो AB है एंड प्लस बड़ी भुजा BC, ठीक है। अब यहाँ दो में आप छोटी भुजा कितना है 90 है, यानी कि आप 90 ले लो प्लस 120, अब इन दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, ये कुल आएंगे, ये हो जाएंगे कितने,
ये 0 हो गया एंड ये हाँ बस 420 आएगा, 420 मीटर। ये आपका लॉन्ग का आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे 210 और 210 में 2 से गुणा करोगे 420। तो यहां से आपको पता चला ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, जरूर नोट बना लो। और हाँ, अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, 10 फ्रेंड्स के साथ आपसे रिक्वेस्ट है। और आप लोगों को मैं बहुत अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नोट नहीं किया, जितने क्वेश्चन बताए गए नोट नहीं किया, तो यार नोट कर लो। क्या कर रहे हो आप लोग, नोट बना लो, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर आप लोग नोट्स बनाओ। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।